नमस्कार। और इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के बारे में। आई एम श्योर आपने प्लेटो का नाम ज़रूर सुना होगा, मगर इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे कि वो थे कौन, उनके आइडियाज़ क्या थे, किन लोगों ने उनके आइडियाज़ का क्रिटिसिज्म किया, और ऑफ कोर्स यूपीएससी सिलेबस में प्लेटो की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, यूपीएससी सिलेबस में हम फिलॉसफी को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो है वेस्टर्न फिलॉसफी, दूसरी है इंडियन फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है प्राचीन वेस्टर्न फिलॉसफी। ऑफ कोर्स, अगर आपको वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में जानना है तो आप कंटेम्प्ररी वेस्टर्न फिलोसोफर्स को नहीं समझ सकते जब तक कि आप प्राचीन वेस्टर्न फिलोसोफर्स की फिलॉसफी नहीं समझ लेते। और प्राचीन वेस्टर्न फिलॉसफी जो थी, उसको वैसे देखा जाए तो वो ग्रीक फिलॉसफी ही थी। क्यों? क्योंकि प्राचीन समय में वेस्टर्न फिलॉसफी में जो भी महान थिंकर, जो भी महान फिलोसोफर आए, वो ग्रीक ही थे। और कोई नेशनैलिटी के ज़्यादा कोई फिलोसोफर्स थे नहीं। कुछ ये इटालियन थे, रोमन एम्पायर से थे एक दो, मगर जो डोमिनेंस रही है वो ग्रीस की ही रही है। तो ये भी कहा जाता है कि एंशंट वेस्टर्न फिलोसफी इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीक मिराकल। ये आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। तो अब आप समझ रहे होंगे कि प्राचीन वेस्टर्न फिलोसफी की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब प्राचीन वेस्टर्न फिलोसफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है प्लेटो। कैसे है वो भी डिस्कस करेंगे, मगर आपको उनकी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए ए एन वाइट हेड, जो 20वीं सेंचुरी के एक बहुत ही महान फिलोसोफर और एक मैथमेटिशियन थे, उनकी एक कोट आपको दिखाऊंगा प्लेटो के बारे में। उन्होंने कहा था, द सेफेस्ट जनरल कैरेक्टराइजेशन of the European philosophical tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato। तो बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि पूरी जो यूरोपियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन है सिर्फ एक फुटनोट है प्लेटो की फिलोसफी की। फुटनोट होता है जैसे आप एक मैटर लिखते हैं बहुत बड़ा, उसके एंड में आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ से उन्होंने प्लेटो की जो एक उनका कद है वेस्टर्न फिलोसफी में, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि प्लेटो के बाद जो भी फिलोसोफर्स आए हैं वो बेसिकली उन्होंने उन्हीं की फिलोसफी को देखते हुए एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करी है। आज भी जो मेन वेस्टर्न फिलोसफी है वो प्लेटोनिक थॉट पे बेस्ड है। ये ए एन वाइट हेड की कोट है। तो ऑफ कोर्स बाकी कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहेंगे कि प्लेटो के साथ अरिस्टोटल का नाम भी होना चाहिए, मगर कोट ये है, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि यहाँ पे प्लेटो के साथ अरिस्टोटल का नाम भी होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि प्लेटो बेसिकली थे कहाँ के। अब देखिए, यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं। ये इंडिया हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ पे टर्की जो है, टर्की के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये है ग्रीस। ग्रीस पे अगर हम जूम इन करें तो आपको यहाँ पे एथेंस दिखेगा कोस्टल साइड पे। यहाँ के थे प्लेटो। मगर जिस ज़माने के प्लेटो थे वो उस वक्त, जो ग्रीस आज है यूनाइटेड कंट्री है, उस वक्त यूनाइटेड नहीं था। ग्रीस के अंदर बहुत सारे डिवीजन थे, जैसे इंडिया में थे उस वक्त खूब सारे छोटे एम्पायर थे और आपस में लड़ते रहते थे। तो एथेंस की लड़ाई भी होती रही बाकी एम्पायर से, मगर उस वक्त भी एथेंस काफ़ी एक पावरफुल एक सिटी था। आगे प्लेटो के बारे में जानने से पहले ज़रा ये देख लेते हैं कि ग्रीस में ही क्यों इतने सारे महान फिलोसोफर्स पैदा हुए। देखिए, पहले तो एक रीज़न है जियोग्राफिकल कंडीशन। ग्रीस की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है बहुत ही आइडियल थी। ना ज़्यादा ये इंग्लैंड की तरह बहुत ठंडी थी या स्वीडन या नॉर्वे की तरह बहुत ज़्यादा ठंडा था, ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पर। बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन थी। तो उसी वजह से जो वहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट था, जो वहाँ के सीजन होते थे, बहुत ही सुहाने, बहुत ही सुंदर होते थे। तो ऐसे एनवायरनमेंट में इंसान को सोचने का मन करता है कि वो कहाँ से आया, यूनिवर्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचता है। तो एक तो ये है। दूसरा कल्चरल इंटरेक्शन, ये बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है। ग्रीस के पास बहुत सारे बंदरगाह थे, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि कोस्टल काफ़ी सारी उसकी लाइन है। और उसी वजह से आसपास के जो देश थे उनके साथ ग्रीक्स के ट्रेड रिलेशन भी बने। और जब लोग ट्रेड करने आए, व्यापार करने आए, तो वो साथ साथ अपना लिटरेचर, अपना कल्चर, अपने बिलीव्स वो भी लेके आए, तो वो भी उन्होंने शेयर किए। तो वहाँ से भी उनका जो वर्ल्ड का व्यू है वो और ज़रा ब्रॉडन हुआ, उन्होंने नई चीज़ें सीखी। और उसके अलावा एक रिलीजियस फ्रीडम भी थी वहाँ पर। ऐसा नहीं था कि आपको सिर्फ एक धर्म आपको मानना है और जो आप मानना चाहो वो आप मान सकते हो। उस वक्त क्रिश्चियनिटी वजूद में नहीं आया था, इस्लाम वजूद में नहीं आया था,
तो उसके अलावा ये भी है कि वो डेमोक्रेसी वहाँ पे बिलीव रखते थे, खुले विचार के लोग थे। तो इन सब रीजंस की वजह से ग्रीस एक तरीके से वेस्टर्न थॉट का क्रेडल बन गया, और वहाँ पर प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे महान थिंकर्स आए। अच्छा, ये तो हो गया ग्रीस के बारे में काफ़ी जानकारी। अब देखते हैं कि प्लेटो थे कौन। अच्छा, आखिर एथेंस के प्लेटो थे कौन? देखिए, उनका जो जन्म था उसकी एग्जैक्ट ईयर तो किसी को पता नहीं है, बहुत ही लंबे लंबे समय पहले उनका जन्म हुआ था। तो रिकॉर्ड्स में भी थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है कि असल ईयर कौन सा था, मगर ज़्यादातर मानते हैं कि अराउंड 428 BC में उनका जन्म हुआ था। बहुत ही अमीर घर में पैदा हुए थे, पहलवानी का शौक रखते थे, बहुत ही लंबे चौड़े कद के थे, और उनका जो लंबा चौड़ा कद था, उनकी जो फिजिक थी, ब्रॉड शोल्डर्स थे उनके, उसको देखते हुए उनको नाम दिया गया प्लेटो। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो फाउंडर थे दी अकेडमी के, जो उन्होंने एथेंस में खोली थी। दी एक जो अकेडमी थी प्लेटो की, वो अपने आप में पहला इंस्टीट्यूशन था हायर लर्निंग का पूरी पश्चिमी सभ्यता में, बहुत बड़ी बात होती है। तो इस अकेडमी में बेसिकली वो आसपास के जो देश थे या आसपास के राज्य थे या जो एथेंस के जो फेमस फिलोसोफर्स थे, उन सबको बुलाते थे, उनसे वार्तालाप करते थे, और उसके अलावा जो यंगर जनरेशन होती थी उनको भी पढ़ाते थे। बहुत सारे फेमस स्टूडेंट्स निकले हैं ये एकेडमी से। उनमें से सबसे फेमस जो ये प्लेटो के स्टूडेंट थे वो थे अरिस्टोटल। और प्लेटो ने बहुत सारी किताबें भी लिखी, और उनमें से सबसे जो फेमस है उनके मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं एपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस पे। अच्छा, एपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस। सोक्रेटिस कौन थे? सोक्रेटिस प्लेटो के गुरु थे। तो आपको यहाँ पे याद रखने में आसानी होगी। आप अगर ये एक्रोनिम याद कर ले, SPA, स्पा, तो आपको याद रखने में आसानी होगी कि कौन किसका गुरु था, कौन किसका चेला था। तो सोक्रेटिस के चेले थे, उनके उनके स्टूडेंट थे प्लेटो, और प्लेटो के स्टूडेंट थे अरिस्टोटल। ठीक है, स्पा याद रखने में आसानी होगी आपको। तो ये अपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस क्यों? क्योंकि देखिए क्या हुआ था कि सोक्रेटिस पे उनके ज़माने में जो वहाँ के एथेंस के जो एम्परर्स थे, उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि जो यूथ है वहाँ का, जो यंग लोग हैं, उनको भटका रहे हैं सोक्रेटिस, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो उसकी वजह से, वो अभी बताऊंगा, क्या बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, बाद में उसको डिस्कस करेंगे क्या हुआ था। तो उसकी वजह से उनको उन पे केस लगा दिया गया सरकार द्वारा, और कोर्ट में मजाक सही हुआ था, जो राजा की मर्जी थी वही हुआ, कोई प्रॉपर एक ट्रायल हुआ नहीं सोक्रेटिस का, और उनको सजाए मौत सुना दी गई। तो उसी पूरे केस पर प्लेटो ने उन पे एक किताब लिखी थी, जिसका जो नाम था एपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस। एक सैटारिकल वर्जन था सोक्रेटिस के डिफेंस का, कि जहाँ पे वो सॉरी कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने लोगों को सोचने पे मजबूर किया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आगे देखिए, उन्होंने द रिपब्लिक भी लिखी है, द स्टेट्समैन लिखी है, लॉज। द रिपब्लिक ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा फेमस है। द रिपब्लिक से रिलेटेड काफ़ी बार हमारे एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी क्वेश्चन आता है कि हु रोट द रिपब्लिक, तो ऑफ कोर्स आंसर हो गया प्लेटो। और मैंने खैर आपको ये तो बता दिया कि वो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे और अरिस्टोटल के टीचर थे। आगे जो उनके आइडियाज़ थे उन पर नज़र डालते हैं। देखिए, प्लेटो मानते थे कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो उनकी फॉर्म से आती है। फॉर्म्स क्या होती है? देखिए, मान लीजिए कोई कुर्सी है, ये कुर्सी हमेशा तो जैसी है वैसी नहीं रहेगी। हालांकि हो सकता है कि जब तक मैं बूढ़ा होकर मरूं तब तक वो कुर्सी वहाँ पर रहे, मगर एक समय आएगा कि वो कुर्सी भी डिग्रेड होगी, उस पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, और एक समय के बाद वो टूट जाएगी। या एक सेब ले लीजिए, कितने समय तक ताज़ा रहेगा? जितना भी आप उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करें, एक समय पे आने के बाद सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो प्लेटो ये मानते हैं कि ये रियलिटी नहीं है। असली जो दुनिया है वो अनचेंजिंग है, वहाँ पे कोई बदलाव नहीं होता, इटर्नल है, कोई वहाँ पे कोई अंत नहीं होता। ठीक है, और उसके अलावा हमारे सेंसेस के बियॉन्ड है। क्योंकि प्लेटो ये मानते थे कि जो नॉलेज है वो हम सेंसेस से नहीं पा सकते, क्योंकि सेंसेस तो एक कुत्ते की भी होती है, मगर क्या एक कुत्ता नॉलेजेबल है? क्या उसको नॉलेज पा सकता है? नहीं। वो हमारी सेंसेस के भी बियॉन्ड है। और हम अगर रियलिटी को समझना चाहते हैं तो हम
इंटेलेक्चुअल स्टडी से समझ सकते हैं। उसमें वो मैथमेटिक्स को काफ़ी ऊपर रैंक करते थे। तो ये मानते थे कि जो एम है, मेन जो एम होता है फिलॉसफी का, वो ये है कि जो दुनिया है सेंसेस की, या जिसमें हम अभी जी रहे हैं, उससे हम दूर जाएं और हायर रेल में जाएं, जहाँ पर हम जो एक फॉर्म है हर चीज़ की वो समझ पाए। अच्छा, जो ये फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट है थोड़ा और आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक एक सेब इमेजिन करिए, ठीक है। एक बिल्कुल ताज़ा सेब है और एक बहुत ही सड़ा हुआ खराब सा सेब है। आप दोनों को सेब ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक सेब की आपके माइंड में एक फॉर्म है, एक इमेज सी बनी हुई है कि हाँ सेब ऐसा ही होता है। ऑफ कोर्स अगर मैं एक पेड़ को देखकर आपको कहूँ ये सेब है, आप कहेंगे नहीं ये सेब सेब ऐसा नहीं होता। तो आपके माइंड में एक फॉर्म है, एक आइडियल स्टेट है, एक इमेज है सेब की। अगर आप इमेजिन करें मैं सेब कहूँ तो आप सड़ा गला सा नहीं करेंगे आज, मतलब आप एक आइडियल प्रॉपर लाल रंग का सेब इमेजिन करोगे और उसी को देखकर आप बाकी सेब को पहचान लोगे और उसको आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे अलग चीज़ों से। तो वो ये कह रहे हैं कि जो फिलॉसफी है वो हमको जो मतलब हम चीज़ें देख पाते हैं रियल लाइफ में, उससे थोड़ा आगे ले जाकर, काफ़ी आगे ले जाकर, जो फॉर्म्स होती हैं, जो असली एक जो अल्टीमेट रियलिटी होती है, वहाँ पे जो फॉर्म्स होती हैं चीज़ों की, जो वहाँ पर जो इटर्नल चीज़ें होती हैं, वहाँ पे कुछ चेंज नहीं होता, वहाँ पर हम जा सकते हैं। प्लेटो ने जो किताब लिखी थी रिपब्लिक, जिसके बारे में हमने पहले ही बात करी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि आत्मा के 3 हिस्से होते हैं जो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं रीज़न, इमोशन और डिज़ायर को। और वो ये भी मानते थे कि जो आत्मा होती है वो अमर होती है और वापस जन्म ले सकती है, जो काफ़ी हद तक इंडियन फिलॉसफी से भी मिलता जुलता है। आगे जरा देखते हैं कि जो इनका ये कॉन्सेप्ट है ये फॉर्म्स का, और किस तरीके से अल्टीमेट रियलिटी से इंसान दूर रहता है, वो इन्होंने एग्जाम्पल से कैसे समझाया है। अब ये जो असली दुनिया है, जो दुनिया ऑफ जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, और जो एक तरीके से नकली दुनिया है जिसमें अकॉर्डिंग टू प्लेटो हम जीते हैं, उसमें फ़र्क क्या है और किस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझाया है। देखिए, ये इन्होंने समझाया है एलिगरी ऑफ द केव के थ्रू। ये प्लेटो का एक बहुत ही आइकॉनिक, उनका फेमस एग्जाम्पल है, बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल है, सुनिएगा इसको। इमेजिन करिए कि एक गुफा है और उस गुफा में कुछ लोग, कुछ आप कह लीजिए बंदी, उनको बिठा के रखा गया है। उनकी टांगों पर और उनके हाथों पर जंजीरें हैं और यहाँ तक कि उनके सर को भी इस तरीके से फिक्स कर दिया गया है कि वो सिर्फ अपने सामने की जो दीवार है उसी को देखेंगे। ये दीवार, ठीक है, यहाँ पे ये है प्रिजनर्स, और जो दीवार है यहाँ पे जो देख रहे हैं शो, उसके पीछे और प्रिजनर्स के भी पीछे आग जल रही है और आग की जो रोशनी है वो दीवार पर पड़ रही है और आग और रोशनी के बीच यहाँ पर कुछ पपेट्स, कुछ पुतले से नचाए जा रहे हैं, ठीक है, और उनकी छवि इस दीवार पर पड़ रही है। अब ये जो प्रिजनर्स हैं, ये जो बेचारे कैदी हैं जिनका पूरा हाथ पैर सब बंधे हुए हैं और सिर्फ सामने देख सकते हैं, ये तो ये मानेंगे कि ये जो चीज़ें हिल रही हैं, ये जो शैडो है, छवि है, ये असली है। उनको थोड़ी ना पता है कि यहाँ पीछे आग जल रही है और उसके पीछे पुतले हैं और यहाँ पर पूरा जो हो रहा है ये असलियत नहीं है। इनके लिए तो ओनली दिस इज़ रियलिटी, ये असलियत है। मगर यहाँ पर प्लेटो कहते हैं कि अगर हम एक इंसान की जंजीरें खोल दें, इनमें से एक स्लेव की जंजीरें खोल दें और वो खड़ा होकर देखे, पीछे मुड़कर देखे कि यहाँ ये क्या हो रहा है, जो मैं सारी ज़िंदगी जो मैं देख रहा था, जो असलियत है, ये यहाँ पर जो नाच रहे हैं पुतलों के शैडो, ये तो नकली है, ये तो शैडो था, और यहाँ पे तो आग जल रही है। वो अचानक से वो डर जाएगा, वो इस रियलिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसको सडनली दिखेगा कि जो अब तक मेरी ज़िंदगी थी वो बस एक इल्यूजन थी, एक भ्रम था। फिर प्लेटो ने कहा है कि अगर हम उसको थोड़ा केव से बाहर निकालने की कोशिश करें तो वो यहाँ पर डर जाएगा, रोशनी को देखकर कहेगा
इतनी सारी रोशनी मैंने कभी देखी नहीं, वो इससे इतना यूज टू नहीं है। और फिर अगर उसको बाहर निकाल कर घास पर भेज दे तो वो रेंग रेंग कर चलेगा, उसको समझ नहीं आएगा वो कहाँ पे आ गया है, उसकी दुनिया अचानक से बदल गई है। वो सोचता रहा बस जो दीवार पर जो शेडोज नाच रहे हैं वही दुनिया है पूरी, मगर सडनली उसको समझ आ रहा है कि अब वो खुले ग्राउंड में है और वो सूरज को देख पा रहा है। और वो सूरज की रोशनी को देख के समझ पा रहा है कि अच्छा, जो सब कुछ वो देख रहा था वो रोशनी से बनता है, बस शैडोज थे। और तब जाकर वो हकीकत पहचान पाता है कि रियलिटी क्या है। यहाँ पर प्लेटो समझाते हैं कि एक एक असली दुनिया में और जो दुनिया हम सोचते हैं असली है, उसमें फ़र्क कैसे है। खैर, ये तो एक सिंबॉलिक कहानी हो गई। अब इसके पीछे इसका जो मतलब है वो भी देखते हैं। अच्छा, अब जो हमने एलिगरी हमने अभी डिस्कस करी, उसका मतलब क्या है? ऑफ कोर्स सब कुछ सिंबॉलिक था। तो ये जो बेसिकली एलिगरी ऑफ केव थी, ये सिंबलाइज करती है 4 ग्रेड्स ज्ञान के, नॉलेज के, जिसमें से जो हमारा माइंड होता है वो गुजरता है जब तक वो जो आइडियाज़ होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। हर लेवल एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर वो 4 स्टेट ऑफ माइंड है। जब लोग चेन्स में थे, कंजक्चर, जब उनको चेन से खोल दिया गया और पहली बार उन्होंने देखा और बिल्कुल दंग रह गए कि ये क्या है, बिलीफ। फिर धीरे धीरे जब केव से बाहर निकले, रीजनिंग। और फिर जब पूरी तरीके से आज़ाद हो गए, अंडरस्टैंडिंग। एक मिनट जरा इसको अच्छे से स्लाइड्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब वो चेन्स में थे, कंजेक्चर, जब उनको ये पता है कि जो शैडोज़ आ रहे हैं और जो रिफ्लेक्शंस हैं सारी और जो चीज़ें हो रही हैं वो उसको रियलिटी मान लेते हैं। ठीक है, इस समय में जो लोग होते हैं वो दे आर सब्जेक्टेड टू प्रेजुडाइसेस, बड़े उनके मतलब रिजिड माइंडसेट होते हैं। और उसके अलावा खैर ये भी यहाँ पे बताया गया कि चेन्ड विदाउट डिज़ायर टू एस्केप दे क्लिंग ऑन टू द डिस्टॉर्टेड विजन्स। वो उनको सिर्फ वही एक पक्ष दिखता है ज़िंदगी का, तो वो उससे निकलने की कोशिश भी नहीं करते, वो बस वहीं पर रहते हैं। और कुछ आगे जाकर उनकी इच्छा नहीं होती कि मैं कुछ खड़ा हूँ या और कुछ देखूँ। उनका डिज़ायर ही नहीं होता कि वो वहाँ से उस केव में से भाग निकले। फिर सेकंड, मैन अनबाउंड इन द केव, जब उनको चेन से छोड़ दिया गया तो शुरुआत में तो खैर वो उनका मतलब मन भी नहीं करता कि वो चेन से उनको जब खोला और वो पीछे देखते हैं कि आग जल रही है, तो उनको तब भी फीलिंग आती है कि हम बस यहीं पे रहते हैं, मैं इतने सच को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, पचा नहीं पाऊँगा इतना सब कुछ। तो वो वहाँ पे ये भी लिखा है कि वो पीछे मुड़ के देखते हैं और फायर को देखते हैं, अ विजिबल फिगर ऑफ द सन। ठीक है, एक तरीके से सूरज की विजिबल फिगर होती है। और फिर बाकी फिजिकल बॉडीज भी देखते हैं जो पपेट्स नाच रहे होते हैं। और फिर उनको समझ में आता है कि जो ये शैडोज़ होते हैं ये सिर्फ स्वप्नजीवी लोगों के लिए होते हैं, ये रियलिटी नहीं थी जो मैं अभी शैडोज़ देख रहा था। तो ये सेकंड स्टेज है। फिर थर्ड स्टेज है मैन आउट ऑफ द केव, रीजनिंग। जब बाहर निकलते हैं मतलब तो वो पहली बार देखते हैं कि सूरज है, अच्छा लाइट यहाँ से आती है, तब उनका माइंड रीज़न करना स्टार्ट कर देता है, उनको एक लॉजिक ये लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा ओके, सो अब तक ये हो रहा था, लाइट से मुझे धोखा दिया जा रहा था। और फिर फाइनली जब वो सब कुछ समझ जाते हैं और आज़ाद हो जाते हैं, वो होती है फाइनल स्टेज, अंडरस्टैंडिंग। मैन हु फुल्ली फ्री देयर माइंड्स फ्रॉम बॉन्ड्स ऑफ चेंजिंग सेंसिबिलिटीज ऑफ पर्टिकुलर इंटेलिजिबल असेंड टू द हाइएस्ट ग्रेड ऑफ नॉलेज। ठीक है, और फिर ये थे 4 ग्रेड्स ऑफ कॉग्निशन। और फाइनली प्लेटो ये कहते हैं कि द थ्योरी ऑफ नॉलेज ये है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है। ये याद रखना, जो हम एक तरीके से जो हमने मान लिया है रियलिटी, उससे पहले क्या था। जब हम लोग ये मान लिया कि द वर्ल्ड वी लिव इन ये रियलिटी है, उससे पहले हमारी क्या सोच थी, उसको याद करना, दैट इज नॉलेज, दैट इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज। जस्टिस, न्याय पर प्लेटो के क्या व्यू थे? देखिए, न्याय पर प्लेटो बहुत ही ज़्यादा, जो एथेंस का मतलब जस्टिस सिस्टम था उससे बहुत ही ज़्यादा वो निराश थे, बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे।
क्योंकि जो कंडीशन थी एथेंस में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, करप्शन ज़्यादा आ रहा था। जो वहाँ के रूलर्स थे वो अपने आप को खुदा समझ बैठे थे और जैसा उनका मन करता रहा वैसा कर लेते थे। और अथीनियन डेमोक्रेसी में ही जो उनके गुरु थे सोक्रेटिस, उनको मृत्युदंड दिया गया। उसकी वजह से प्लेटो को अंदर से बहुत चोट लगी थी, क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि उनके गुरु थे, बल्कि जो जिस तरीके से पूरा वो केस चला कोर्ट में, एक मजाक सा था। सोक्रेटिस को अपने बात रखने का चांस भी नहीं दिया गया, बस सीधा सीधा उनको सजा दे दी गई। अच्छा, अब जरा ये भी देखते हैं अगली स्लाइड में कि हुआ क्या था, क्यों सोक्रेटिस जो प्लेटो के गुरु थे उनको मृत्युदंड क्यों दिया गया। और एक बहुत ही फेमस कोट भी है। एक्चुअली प्लेटो डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे, खासकर सोक्रेटिस की डेथ के बाद तो बिल्कुल ही उनको डेमोक्रेसी का जो आइडिया है वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो उनकी बड़ी फेमस कोट है कि टायरनी नेचुरली अराइजेस आउट ऑफ डेमोक्रेसी। टायरनी मतलब डिक्टेटरशिप कह लीजिए, वो धीरे धीरे डेमोक्रेसी से आई जाती है। यह बहुत बड़ी कोट है कि लोग सोचते हैं यहाँ पे तो डेमोक्रेसी आ गई, लोगों का राज चलता है, पर नहीं। अब जहाँ पे ज़्यादा डेमोक्रेसी हो जाती है, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और लिबर्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, धीरे धीरे वहाँ पर टायरनी आ ही जाती है। एक नेचुरल ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी में हिटलर कैसे आया था? उसने वो आसमान से तो नहीं टपका था। शायद अगर आप हिस्ट्री के आपके जब आप जानकार हैं तो आपको पता होगा, हिटलर ने इलेक्शन जीता था। डेमोक्रेसी थी जर्मनी में, इलेक्शन जीत के हिटलर जैसा संघी आदमी वहाँ पे उनका कोट एंड कोट फ्यूरर बन गया। ये कोट में कुछ वजन है प्लेटो की कि डेमोक्रेसी में धीरे धीरे टायरनी आ ही जाती है। अब ज़रा सोक्रेटिस का जो ट्रायल हुआ था वो नज़र डालते हैं उस पर कि बेसिकली हुआ क्या था। डेथ ऑफ सोक्रेटिस। देखिए, आपको ये तो मैंने बताया था कि सोक्रेटिस जो गुरु थे प्लेटो के, उनको सज़ा सुनाई गई थी मौत की। और उनको ये सज़ा क्यों सुनाई गई थी? क्योंकि ये उन पे इल्ज़ाम लगा कि वो अपने स्टूडेंट से और आसपास के जो एथेंस के आम जो जनता थी उनसे काफ़ी हद तक पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते थे, जिसमें वो काफ़ी जो हद तक डीप चले जाते रहे सब्जेक्ट के। और जो वहाँ के रूलर्स थे उनको लग रहा था कि ये आदमी जो है शायद हमारा क्रिटिसिज्म कर रहा है, और आज नहीं तो कल शायद ये लोगों को इतना ज़्यादा जागरूक बना देगा कि वो हमसे भी सवाल करने लगेंगे। और इसी वजह से सोक्रेटिस को सज़ा दी गई। मगर उनको मौत की सज़ा नहीं दी गई थी इमीडिएटली। उनको ऑप्शन दी गई कि आप अपनी खुद की सज़ा चुन लीजिए, या तो आप मौत चुनिए या फिर अपने आप को देश निकाला कर लीजिए, एग्जाइल हो जाइए, हम आपको बराबर ही छोड़ेंगे, तो आप जी सकते हैं। मगर वो ऑप्शन चुनने के बजाय सोक्रेटिस ने चूज़ किया मरना। और ये भी कहा सार्केस्टिकली कि बिल्कुल जो मैंने काम किया है, जो मैंने पाप किया है, उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, मुझे बिल्कुल आपको सज़ाए मौत देनी चाहिए। उसके बाद जेल में उनको हेमलॉक नाम का एक पॉइज़न होता है वो दे दिया गया और उनको कहा कि आप पी जाइए, और उनको खुद वो पॉइज़न पीना पड़ा। और आप अपनी स्क्रीन पे ये पेंटिंग भी देख पा रहे होंगे, बहुत ही फेमस पेंटिंग है ये। और इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं सोक्रेटिस बैठे हैं उंगली उठा के, वो अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स रो रहे हैं उनको देखकर, और वो सोक्रेटिस बता रहे हैं कि कभी भी अपने आइडियल्स, अपने बिलीव्स से पीछे मत हटना। अगर तुम्हें पता है कि तुम सच्चाई के रास्ते पे हो और तुमने कुछ गलत नहीं किया, हमेशा अपने सिद्धांतों पे खड़े रहो। ये थी डेथ ऑफ सोक्रेटिस, जिसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा प्लेटो पे। और फिर बाद में उन्होंने वो किताब भी लिखी, एन अपॉलजी। अच्छा, अब सोक्रेटिस की डेथ का प्लेटो पे इम्पैक्ट अच्छे से पढ़ने के बाद वापस प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस पे आते हैं कि प्लेटो की नज़र में न्याय, प्रॉपर जस्टिस क्या था। देखिए, प्लेटो आपको पता है बहुत ही एक प्राचीन समय के ग्रीक फिलोसोफर थे। तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट माना जाएगा। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर आप देखेंगे एक चीज़ कॉमन होती है कि वो फोकस करते हैं एक जस्ट मैन पे। ये जस्ट मैन सिर्फ आदमी नहीं है, जस्ट का यहाँ पे मतलब है फेयर माइंडेड मैन। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस में यूज़ होता है, दिस इज़ अ जस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो आगे यहाँ पर लिखा है कि बेसिकली उनकी जो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस थी वो प्राइमरीली कंसर्न थी एक आदमी के वर्च्यूज़ पे। वर्च्यूज़ क्या होते हैं अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे। प्लेटो के अपने वर्च्यूज़ थे, अरिस्टोटल के अपने वर्च्यूज़ थे। प्लेटो के 4 मेन वर्च्यूज़ हैं, तो वो अभी डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, रिचर्ड लुइस की एक बहुत ही फेमस किताब है
लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो। आप अपनी स्क्रीन पे इसका कवर देख पा रहे होंगे, 1962 की किताब है। तो इस किताब से अब हम देखेंगे कि इन्होंने प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में क्या कहा है, और उसके बाद वर्च्यूज़ की बात की थी, वो अलग से स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जस्टिस इन प्लेटो सेंस इज द पावर ऑफ इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑन ड्यूटी। देखिए, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए एक सोल्जर है इस सेंस में, तो ऑफ कोर्स वो एक ब्रेव मैन है, वो इसका वर्च्यू हो गया, ठीक है। तो जस्टिस इज देयर फॉर रियली द कंडीशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द वर्च्यूज़। अब आप कह रहे हो कि वर्च्यूज़ वर्च्यूज़ बार बार कह रहा है। वर्च्यूज़ की हिंदी एक तरीके से होती है गुण, कह लीजिए आप, ठीक है। कौन कौन से वर्च्यूज़ होने चाहिए किस किस में, एक जस्टिस से जो एक ऐसी सोसाइटी में जो जस्टिस को काफ़ी ऊपर रखती है, वो आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे। तो मेनली यहाँ पे है कि जस्टिस इज देयर फॉर इज रियली द कंडीशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल वर्च्यूज, ईच ऑफ देम इन ए पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ जस्टिस। तो अब एक तरीके से इन मॉडर्न फ्रेज इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ सेंस ऑफ ड्यूटी। तो अब यहाँ पे सीरियसली ये है कि बेसिकली जो प्लेटो का जस्टिस का जो व्यू था, इट इज़ ऑल अबाउट ए सेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है। और साथ में वर्च्यूज़ का वहाँ पर होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर प्लेटो ने 4 वर्च्यूज़ की बात की गई थी। पहला जो पहले जो 3 वर्च्यूज़ हैं वो हर एक सोशल क्लास को चाहिए, जैसे सोल्जर्स और किंग्स वगैरह, मर्चेंट्स वगैरह को। और उसके बाद एक फाइनल वर्च्यू वो बिफिटिंग होना चाहिए ऑफ द सोशल ऑर्डर। एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस, और यहाँ पर आप जो देख सकते हैं वर्च्यूज़, किन किन सोशल क्लासेस को, सोशल क्लास के किन किन लोगों को वो वर्च्यूज़ होने चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलोसोफर्स का जो डोमिनेंट ट्रेट है वो है नॉलेज, और जो उनके पास वर्च्यू होना चाहिए, जो गुण होना चाहिए, जो गुडनेस होनी चाहिए उनके पास, वो होनी चाहिए विजडम, ठीक है। वैसे ही सोल्जर्स का होता है डोमिनेंट ट्रेट इमोशन, और उनके पास बिफिटिंग वर्च्यू होना चाहिए करेज। वैसे ही ट्रेडर्स जो मर्चेंट्स वगैरह होते हैं, उनका डोमिनेंट ट्रेड है एपिटाइट, और उनका जो बिफिटिंग वर्च्यू होना चाहिए टेम्परेंस। टेम्परेंस क्या होता है? टेम्परेंस मतलब एब्सटेनेशन या प्रोहिबिशन, थोड़ा मतलब एपिटाइट का उल्टा कह लीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। और उसके बाद वर्च्यू बिफिटिंग द सोशल ऑर्डर, वो है जस्टिस। तो जस्टिस भी अपने आप में एक वर्च्यू है, ठीक है। तो अभी ये तो खैर ये प्लेटो के वर्च्यू हो गए, अरिस्टोटल के अलग से वर्च्यू हैं, उसके ऊपर पूरा अलग से पूरी वीडियो भी बनाऊंगा अरिस्टोटल के ऊपर। तो अभी के लिए आपको ये काफ़ी हद तक मटेरियल मिल जाएगा इसमें प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर। अच्छा, प्लेटो के जो 4 कार्डिनल जो वर्च्यूज़ हैं, गुण हैं, उनकी यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो भी दे दी है आपको याद रखने में आसानी होगी। विजडम, करेज, मॉडरेशन, वही है टेम्परेंस, मॉडरेशन एक ही बात है, और जस्टिस। सो याद रखिएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं फ़िलासफ़ी पे तो मुझे बताइएगा। इस पे मैंने अभी इस वीडियो में 30 मिनट में जितने भी प्लेटो के बारे में कॉन्सेप्ट समझा सकता रहा, कम टाइम में समझाने की कोशिश की है। इसके बाद और कॉन्सेप्ट्स के लिए और वीडियोस भी बना सकता हूँ, और फिलोसोफर जैसे अरिस्टोटल, उनको भी हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में। सो उसके अलावा मैं यूपीएससी के एक बर्निंग टॉपिक पे भी वीडियो जल्दी निकालूंगा। And subscribe to our channel if you already haven't, and hit the like button. Thank you for watching. Bye.